हेलो स्टूडेंट्स। आज आपको पढ़ाऊंगा लेक्चर नंबर 5 सेल द यूनिट ऑफ लाइफ का। पिछले लेक्चर में हमने आपको पढ़ाया था सेल मेम्ब्रेन और सेल वॉल के बारे में। आज मैं आपको पढ़ाऊंगा एंडो मेम्ब्रेन सिस्टम। ये एंडो मेम्ब्रेन सिस्टम क्या होता है तो देखिए, स्टार्ट करते हैं। एंडो मेम्ब्रेन सिस्टम, एंडो मेम्ब्रेन सिस्टम एक वो सिस्टम होता है जो कि कई सारे ऑर्गेनेल्स को मिलाकर बनता है। ऑर्गेनेल्स जो होते हैं, डिफरेंट टाइप्स ऑफ ऑर्गेनेल्स एक कोऑर्डिनेटेड वे में काम करते हैं। जैसे हम जानते हैं 1 के बाद 2 आता है, 2 के बाद 3 आता है। ऐसी सेल में किसी प्रोटीन की प्रोसेसिंग होनी हो, डाइजेस्टिव लाइसोसोम्स की प्रोसेसिंग होनी हो, तो उसके लिए एक कोऑर्डिनेटेड वे होता है। अब वो कोऑर्डिनेटेड वे डिफरेंट ऑर्गेनेल्स परफॉर्म करती हैं इन द कोऑर्डिनेटेड मैनर। लाइक अगर डाइजेस्टिव पैचेस मतलब लाइसोसोम्स की अगर फॉर्मेशन हो रही हो तो पहले एंडोप्लाज्मिक रेटिकुलम उसका एक रॉ मटेरियल तैयार करता है, गोल्जी कॉम्प्लेक्स उसको प्रोसेसिंग करता है, फिर उससे लाइसोसोम बढ़ते हैं, लाइसोसोम से फिर वैक्यूल बनता है। ये एक कोऑर्डिनेटेड वे है। और एंडो मेम्ब्रेन मीन्स उन सभी ऑर्गेनेल जो होंगे वो सभी मेम्ब्रेनस होंगे। मतलब हम पढ़ चुके हैं कि सेल में मेम्ब्रेनस भी होते हैं, नॉन मेम्ब्रेनस भी ऑर्गेनेल्स होते हैं। जो डबल मेम्ब्रेन होती हैं, डबल मेम्ब्रेनस ऑर्गेनेल्स, वो माइटोकॉन्ड्रिया एंड क्लोरोप्लास्ट एंड न्यूक्लियस, ये 3 ऑर्गेनेल्स होती हैं जो कि डबल मेम्ब्रेन होती हैं। अब हम प्लांट की बात करें तो प्लांट में क्लोरोप्लास्ट मतलब प्लास्टिड, माइटोकॉन्ड्रिया और न्यूक्लियस, यही 3 होते हैं प्लांट सेल में डबल मेम्ब्रेनस। एनिमल सेल की बात करें तो उसमें 2 ऑर्गेनेल्स होती हैं, एक न्यूक्लियस एक माइटोकॉन्ड्रिया। ये डबल मेम्ब्रेनस ऑर्गेनेल्स होती हैं। सिंगल सेल होती हैं, सिंगल मेम्ब्रेनस होती हैं, गोल्जी कॉम्प्लेक्स, एंडोप्लाज्मिक रेटिकुलम, लाइसोसोम्स, वैक्यूल। और एक ऑर्गेनेल्स होती है इम्पोर्टेंट, एक ऑर्गेनेल्स होती हैं ऑर्गेनेल्स जो कि मेम्ब्रेन लेस होती है, मेम्ब्रेन लेस। उसका नाम है राइबोसोम्स। हम पढ़ चुके हैं राइबोसोम जो होते हैं एक प्रोटीन सिंथेसिस में रोल प्ले करता है और ये 2 सब यूनिट से मिलकर बनता है। जो डिफरेंट सब यूनिट्स होती हैं प्रोकैरियोटिक एंड यूकैरियोटिक। चलिए स्टार्ट करते हैं एंडो मेम्ब्रेन सिस्टम। एंडो मेम्ब्रेन सिस्टम में 4 प्रकार के ऑर्गेनेल्स पाए जाते हैं। पहली होती है एंडोप्लाज्मिक रेटिकुलम, दूसरी होती है गोल्जी कॉम्प्लेक्स और तीसरी होती है लाइसोसोम्स और चौथी होती है वैक्यूल। ये 4 ऑर्गेनेल्स होती हैं। इन सभी के बारे में हम आज पढ़ेंगे। चलिए पहले स्टार्ट करते हैं हम एंडोप्लाज्मिक रेटिकुलम। एंडोप्लाज्मिक रेटिकुलम एंडोप्लाज्मिक रेटिकुलम क्या होता है? एंडोप्लाज्मिक रेटिकुलम होता है, एंडो माने अंदर, प्लाज्मिक माने सेल के अंदर, रेटिकुलम माने एक नेटवर्क लाइक स्ट्रक्चर। मीन्स द प्रेजेंस ऑफ नेटवर्क लाइक स्ट्रक्चर इनसाइड द सेल called endoplasmic reticulum। एंडोप्लाज्मिक रेटिकुलम डबल मेम्ब्रेनस न्यूक्लियस से अटैच होकर सेल वॉल तक जाता है और ये पूरा डिस्टेंस कवर करता है। सेल न्यूक्लियस मेम्ब्रेन डबल मेम्ब्रेन होती है, यहाँ से ये न्यूक्लियस मेम्ब्रेन पोरस, ये पोरस डबल मेम्ब्रेन न्यूक्लियस की, उससे अटैच होके एंडोप्लाज्मिक रेटिकुलम इस प्रकार कुछ इस स्ट्रक्चर में ये सेल वॉल, ये है सेल वॉल। ये न्यूक्लियर
न्यूक्लियर मेम्ब्रेन। न्यूक्लियर मेम्ब्रेन से सेल वॉल तक डिस्टेंस कवर करती है। एंडोप्लाज्मिक रेटिकुलम पूरा इस प्रकार यहाँ तक होता है। एंडोप्लाज्मिक रेटिकुलम के 2 पार्ट्स होते हैं, एक वो पार्ट्स जिससे राइबोसोम्स अटैच हों और एक वो पार्ट जिससे राइबोसोम्स अटैच ना हों। ये होता है, ये इस पे राइबोसोम्स प्रेजेंट हैं, राइबोसोम्स इस पे राइबोसोम्स प्रेजेंट हैं, इसीलिए इसको कहते हैं हम रफ एंडोप्लाज्मिक रेटिकुलम। इसी के साइड में नीचे की साइड कुछ ट्यूब्यूल्स लाइक स्ट्रक्चर पाए जाते हैं, ऐसे इस प्रकार कुछ ट्यूब्यूल्स लाइक स्ट्रक्चर पाए जाते हैं जिस पे राइबोसोम्स प्रेजेंट नहीं होते। इनको बोलते हैं हम स्मूथ एंडोप्लाज्मिक रेटिकुलम। इनका फंक्शन क्या होता है? रफ एंडोप्लाज्मिक रेटिकुलम, जो कि हमें पता है राइबोसोम्स का काम होता है प्रोटीन सिंथेसिस, तो रफ एंडोप्लाज्मिक रेटिकुलम प्रोटीन सिंथेसिस का काम करता है, वो भी आउटसाइड द सेल और इनसाइड द सेल, दोनों के लिए ये करता है प्रोटीन सिंथेसिस। स्मूथ एंडोप्लाज्मिक रेटिकुलम स्टेरॉइड्स, हार्मोन, फैट, कार्बोहाइड्रेट एंड प्रोटीन, इन सब्सटेंसेस की सिंथेसिस करता है स्मूथ एंडोप्लाज्मिक रेटिकुलम। चलिए और देखते हैं इसके बारे में। डिस्कवरी ऑफ एंडोप्लाज्मिक रेटिकुलम। एंडोप्लाज्मिक रेटिकुलम की डिस्कवरी की थी पोर्टर ने, PORTER। पोर्टर ने इसकी एंडोप्लाज्मिक रेटिकुलम की डिस्कवरी की और टर्म एंडोप्लाज्मिक रेटिकुलम भी पोर्टर ने ही प्रपोज किया। चलिए नेक्स्ट देखते हैं नेक्स्ट गोल्जी कॉम्प्लेक्स। नेक्स्ट देखते हैं गोल्जी कॉम्प्लेक्स। गोल्जी कॉम्प्लेक्स की डिस्कवरी कैमिलो गोल्जी ने की थी और इसका नाम गोल्जी कॉम्प्लेक्स या गोल्जी बॉडीज कैमिलो गोल्जी की डेथ के बाद प्रपोज किया गया या दिया गया। कैमिलो गोल्जी ने इसकी डिस्कवरी की, और स्मूथ एंडोप्लाज्मिक रेटिकुलम पढ़ चुके हैं पहले। स्मूथ एंडोप्लाज्मिक रेटिकुलम गोल्जी कॉम्प्लेक्स को फॉर्म करता है। मीन्स स्मूथ एंडोप्लाज्मिक रेटिकुलम का एक फंक्शन होता है फॉर्मेशन ऑफ गोल्जी कॉम्प्लेक्स। नेक्स्ट, गोल्जी कॉम्प्लेक्स एक सिस्टर्नी टाइप इस प्रकार स्ट्रक्चर होता है, ऐसे प्रकार इसका स्ट्रक्चर होता है। गोल्जी कॉम्प्लेक्स के 2 फेजेस होते हैं, एक होता है फॉर्मिंग फेज और लास्ट वाला होता है मैच्योरिंग फेज। अब कैसे पहचानेंगे कि कौन सा फॉर्मिंग फेज है, कौन सा मैच्योरिंग फेज है? वो फेज जो न्यूक्लियर मेम्ब्रेन की साइड होता है, वो फेज होता है फॉर्मिंग फेज। और जो फेज सेल वॉल के साइड होता है वो होता है मैच्योरिंग फेज। ये 2 फेजेस कैसे बने? ये फेज बनते हैं स्मूथ एंडोप्लाज्मिक रेटिकुलम की वजह से। स्मूथ एंडोप्लाज्मिक रेटिकुलम एक एंडोप्लाज्मिक ट्यूब्यूल्स प्रेजेंट होते हैं, पढ़ चुके हैं हम।
उनसे ये एंडोप्लाज्मिक रेटिकुलम वेसिकल्स निकालते हैं, वेसिकल्स, जो कि एक पैकेजिंग मटेरियल टाइप होता है, एंडोप्लाज्मिक रेटिकुलम वेसिकल्स। ये वेसिकल्स गोल्जी कॉम्प्लेक्स का फॉर्मेशन करते हैं। गोल्जी कॉम्प्लेक्स जो वो एंडोप्लाज्मिक वेसिकल्स एक स्पेरिकल टाइप होते हैं, इस प्रकार। ड्यू टू द कंप्रेशन दे स्पिंडल लाइक बन जाते हैं, ऐसे ऐसे, और इस प्रकार इनका प्रोग्रेस होती है, इस प्रकार इनकी प्रोग्रेस होती है। जैसे ही एक वेसिकल आया, नेक्स्ट सेकंड आएगा तो इधर की साइड, थर्ड आएगा इधर की साइड, फोर्थ आएगा इधर की साइड। मीन एक एक करके ये मैच्योर होते रहते हैं। जब चौथा आएगा तो जब तक जे लास्ट वाला मैच्योर हो चुका होगा, मैच्योर हो चुका होगा। लास्ट ये पहले वाला फिर दोबारा आएगा, फिर जे मैच्योर हो जाएगा, जे मैच्योर हो जाएगा, नेक्स्ट ये मैच्योर हो जाएगा, नेक्स्ट ये मैच्योर हो जाएगा। मीन्स इसकी साइकिल चलती रहती है। एंडोप्लाज्मिक रेटिकुलम सिक्रीट होते हैं और गोल्जी कॉम्प्लेक्स की मैच्योरेशन चलती रहती है। नेक्स्ट हम आगे देखते हैं, गोल्जी कॉम्प्लेक्स, इस फॉर्मिंग फेज को हम सिस फेज भी बोलते हैं और मैच्योरिंग फेज को हम ट्रांस फेज भी बोलते हैं, ट्रांस फेज और सिस फेज। चलिए और देखते हैं। जैसे ही ये एंडोप्लाज्मिक वेसिकल्स गोल्जी कॉम्प्लेक्स बनाते हैं, गोल्जी कॉम्प्लेक्स मैच्योर होता है और ये एक प्रकार से डाइजेस्टिव पैकेट बनाता है, डाइजेस्टिव पैकेट, जिसको बोलते हैं हम लाइसोसोम। गोल्जी कॉम्प्लेक्स के बाद इसी के बारे में बात करेंगे। लाइसोसोम्स बनाता है, लाइसोसोम्स होते हैं उसको हम डाइजेस्टिव पैकेट बोलते हैं, जो कि गोल्जी कॉम्प्लेक्स प्रोसेस करता है एंडोप्लाज्मिक वेसिकल्स को प्रोसेस करने के बाद डाइजेस्टिव पैकेट बनाता है। चलिए देखते हैं अब हम लाइसोसोम्स क्या होते हैं। लाइसोसोम्स लाइसोसोम्स सिंगल मेम्ब्रेन ऑर्गेनेली होती है, सिंगल मेम्ब्रेनस ऑर्गेनेलीज होती हैं। इसको हम सुसाइडल बैग या स्कैवेंजर या डाइजेस्टिव पैकेट और भी नाम होते हैं। ये डिफरेंट नेम्स होते हैं लाइसोसोम्स के ड्यू टू इट्स एक्शन। इसका क्या क्या एक्शन होता है, क्यों इसको सुसाइडल बैग बोलते हैं, क्यों इसको डाइजेस्टिव पैकेट बोलते हैं। लाइसोसोम्स सीक्रेट होता है फ्रॉम द मैच्योरिंग फेज ऑफ गोल्जी कॉम्प्लेक्स। लाइसोसोम्स 4 टाइप्स के होते हैं। उनमें से पहला है प्राइमरी लाइसोसोम्स। प्राइमरी लाइसोसोम्स क्या होते हैं, जैसे ही मैच्योरेशन गोल्जी कॉम्प्लेक्स के मैच्योरिंग फेज से वेसिकल निकलता है, वो लाइसोसोम्स होता है, वही प्राइमरी लाइसोसोम्स होते हैं। उन्हीं को कहते हैं प्राइमरी लाइसोसोम्स। मतलब लाइसोसोम्स released from maturing phase of Golgi complex, उसको बोलते हैं प्राइमरी लाइसोसोम्स। सेकेंडरी लाइसोसोम्स ये क्या होते हैं,
कुछ प्राइमरी लाइसोसोम फेगोसाइटोसिस करते हैं। फेगोसाइटोसिस किसे कहते हैं? फेगोसाइटोसिस, फेगोसाइटोसिस किसे कहते हैं? कमेंट में लिखें, जैसे कहिए फेगोसाइटोसिस किसे कहते हैं। और कौन सा ऑर्गेनिज्म, मैं हिंट दे देता हूँ, कौन सा प्रोटोजोआ या प्रोटिस्टा का मेंबर इस फेगोसाइटोसिस को करता है। सेकेंडरी लाइसोसोम्स क्या होते हैं? आफ्टर फेगोसाइटोसिस बाय द प्राइमरी लाइसोसोम्स मीन्स फेगोसाइटोटिक लाइसोसोम्स, फेगोसाइटोटिक लाइसोसोम बन जाता है। जब प्राइमरी लाइसोसोम्स फेगोसाइटोसिस प्रोसेस के द्वारा, फेगोसाइटोटिक लाइसोसोम्स बोलते हैं इसे, फेगोसाइटोटिक लाइसोसोम्स जब प्राइमरी लाइसोसोम से फ्यूज हो जाता है, मीन्स अगर जे एक फेगोसाइटोटिक वेसिकल है या फेगोसाइटोटिक लाइसोसोम, और जे प्राइमरी लाइसोसोम से, जे प्राइमरी लाइसोसोम से और जे फेगोसाइटोटिक, जब जे दोनों फ्यूज होते हैं तो एक सेकेंडरी लाइसोसोम्स बनाते हैं, सेकेंडरी लाइसोसोम, उसको कहते हैं सेकेंडरी लाइसोसोम। थर्ड टाइप हम देखते हैं, थर्ड होता है रेजिडुअल लाइसोसोम। रेजिडुअल लाइसोसोम्स क्या होते हैं? जब फेगोसाइटोसिस प्रोसेस जो होती है डाइजेशन में होती है, मैं बता देता हूँ, डाइजेशन में होती है, डाइजेशन प्रोसेस होती है फेगोसाइटोटिक प्रोसेस इन सिंगल सेल। देन जब फूड डाइजेस्ट हो जाता है तो उसका जो मटेरियल होता है, फूड का मटेरियल, कोई कार्बोहाइड्रेट, प्रोटीन, स्टेरॉइड, फैट एंड अदर कंपोनेंट, अदर न्यूट्रिटिव कंपोनेंट्स, ये साइटोप्लाज्म में ट्रांसफर हो जाते हैं, साइटोप्लाज्म में ट्रांसफर हो जाते हैं। देन ओनली वेस्ट मटेरियल बचता है एक सेकेंडरी लाइसोसोम में। सेकेंडरी लाइसोसोम के अंदर, सेकेंडरी लाइसोसोम से ये फूड हो गया, जब फूड डाइजेस्ट हो जाएगा तो इसके कार्बोहाइड्रेट, प्रोटीन, फैट, मतलब उसके न्यूट्रिटिव कंपोनेंट साइटोप्लाज्म में ट्रांसफर हो जाएंगे, देन ओनली वेस्ट मटेरियल प्रेजेंट, दिस इज वेस्ट मटेरियल प्रेजेंट होगा, और उसी को बोलते हैं हम, उसी लाइसोसोम को बोलते हैं हम रेजिडुअल लाइसोसोम, इसको बोलते हैं हम रेजिडुअल लाइसोसोम। नेक्स्ट फोर्थ टाइप लाइसोसोम, फोर्थ ऑटोफेजिक लाइसोसोम। ड्यूरिंग स्टारवेशन, जब फास्ट होता है, जब कोई उपवास रखता है या भूख लगती है ज़्यादा उसको, लेकिन वो खाना नहीं खा पाता किसी कारण से, या वो खुद नहीं खाता, तो लाइसोसोम जो होते हैं उसके सेल्स को ही डाइजेस्ट कर देते हैं, अपने सेल्स को ही डाइजेस्ट कर देते हैं। क्यों, कैसे करते हैं वो? लाइसोसोम को एक स्पेसिफिक प्रोटीन चाहिए, वो स्पेसिफिक पीएच चाहिए, pH 6, जो कि एक एसिडिक पीएच है। जब एसिडिक पीएच उसको नहीं मिलती लाइसोसोम को, और फूड नहीं मिलता, तो अपने सेल को डाइजेस्ट कर देती है बाय बस्टिंग,
लाइसोसोम के अंदर कई सारे डाइजेस्टिव मटेरियल या मतलब एंजाइम, डाइजेस्टिव एंजाइम्स पाए जाते हैं। HCl, प्रोटीएज, एक्टिनेज, ये कई प्रकार के डाइजेस्टिव एंजाइम्स पाए जाते हैं लाइसोसोम के अंदर। जब लाइसोसोम की मेम्ब्रेन बस्ट होती है, ये लाइसोसोम की मेम्ब्रेन, ये इसके अंदर डाइजेस्टिव मटेरियल, डाइजेस्टिव एंजाइम्स, जैसे ही इसकी मेम्ब्रेन बस्ट होती है, सभी डाइजेस्टिव एंजाइम्स एक सेल के अंदर स्कैटर्ड हो जाते हैं और सभी ऑर्गेनेल्स को इसको डाइजेस्ट कर देते हैं, जिससे वो सेल पूरा डाइजेस्ट हो जाता है, पूरा सेल डाइजेस्ट हो जाता है, जिससे हम एक तरह से पतले होने मतलब हमारा शरीर डल होता चलता है। ये कुछ लाइसोसोम्स के टाइप से। अब लास्ट देखते हैं एंडोमेम्ब्रेन सिस्टम का एक लास्ट पार्ट। लास्ट वैक्यूल। वैक्यूल क्या होता है? हम जानते हैं प्लांट सेल में वैक्यूल 90% वॉल्यूम ऑफ सेल को ऑक्यूपाई करता है। 90% वॉल्यूम ऑफ सेल इज ऑक्यूपाइड ओनली ऑन वैक्यूल। वैक्यूल जो होता है इज फॉर्म्ड बाय द एग्रीगेशन ऑफ रेजिडुअल लाइसोसोम्स, जिन लाइसोसोम्स के अंदर वेस्ट मटेरियल प्रेजेंट होता है, वो एक दूसरे से एग्रीगेट हो जाते हैं और एक बड़ा सा वैक्यूल बनाते हैं, जिसके अंदर बहुत सारा वेस्ट मटेरियल प्रेजेंट होता है, जिसकी कंसंट्रेशन हाई होती है एज कंपेयर टू द होल सेल कंसंट्रेशन। जितनी साइटोप्लाज्म में कंसंट्रेशन कम, जैसे साइटोप्लाज्म, ये सेल वॉल हो गई, ये साइटोप्लाज्म, ये वैक्यूल की ये मेम्ब्रेन, जिसको हम बोलते हैं क्लोरोप्लास्ट, और इसके अंदर जो वैक्यूल के अंदर जो मटेरियल होता है उसको बोलते हैं सेल सैप, उसे बोलते हैं हम सेल सैप। सेल सैप की कंसंट्रेशन बहुत ज़्यादा होती है एज कम्पेयर टू साइटोप्लाज्म, लेकिन फिर भी कंसंट्रेशन का मूवमेंट आउटसाइड नहीं होता ड्यू टू द इनपरमिएबिलिटी ऑफ द टोनोप्लास्ट। टोनोप्लास्ट जो है इनपरमिएबल होती है अदर मटेरियल के। नेक्स्ट वैक्यूल किसी ऑर्गेनिज्म में लाइक सिंगल सेल जो होते हैं, इवलिना, उसमें कॉन्ट्रैक्टाइल वैक्यूल पाया जाता है। कॉन्ट्रैक्टाइल वैक्यूल, उसका भी यही फंक्शन होता है, एलिमेंट मतलब वो स्टोरेज ऑफ वेस्ट मटेरियल। ड्यू टू द प्रोसेस ऑफ एक्सोसाइटोसिस जी इवलिना अपने वैक्यूल को बस्ट कर देती है। कैसे? ये सेल वॉल और ये कॉन्ट्रैक्टाइल मतलब ये वैक्यूल की वॉल टोनोप्लास्ट, ये सेल वॉल के नज़दीक जाती है, ऐसे ये सेल वॉल और ये वैक्यूल वॉल मीन्स टोनोप्लास्ट सेल वॉल के नज़दीक जाती है और इस प्रकार ये वैक्यूल, ये सेल वॉल
अपने सभी वेस्ट मटेरियल को आउटसाइड द सेल ट्रांसफर कर देते हैं। चलिए हमने देख लिया एंडो मेम्ब्रेन सिस्टम। नेक्स्ट लेक्चर में हम आगे बात करेंगे। थैंक यू।